हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं 18 दिवसीय सितंबर माह का करंट अफेयर्स, जिसमें 4 सितंबर से 21 सितंबर तक का न्यूज़पेपर पे जो करंट अफेयर्स आपके पहले वीकली स्टार्ट हुए, फिर डेली स्टार्ट हुए, फिर मैंने आपसे कहा था कि आपको एक साथ दिया करूंगा, तो बीच में थोड़ी व्यस्तता रही, आप ही लोगों के लिए रही है। आने वाले भविष्य में आपको दिखेगा कि मैं कुछ और भी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। लेकिन इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि परीक्षा से पहले आपका करंट अफेयर्स क्या पढ़ो सेंटर कंप्लीट करा पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके एग्ज़ाम से पहले, चाहे वो पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी एपीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है उसका एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, या भविष्य में होने वाला यूपी पीसीएस के आपकी प्रारंभिक परीक्षा के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगे और उसी पे काम चल रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी बीच में जितने भी 3 तारीख तक का मैंने करंट अफेयर्स आपको करा दिया था, उसके बाद 4 से 21 तक का 18 दिन का करंट यहाँ पे ले आया। इन करंट के वीडियोस में वही करंट के टॉपिक रखे गए हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये डिस्क्लेमर पहले मैं इसलिए ही दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनको यहाँ पर नहीं रखा है, क्योंकि वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है आपके लिए, जो आप मेंस देने जाएंगे। ये बात पेट वालों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाओं के लिए, जिसमें मेंस के भी बन सकते हैं। तो इसलिए उन टॉपिक्स को मैंने अलग कर दिया। जैसे आज के वीडियो में आप देखेंगे तो G20 का बहुत ज़्यादा नहीं, बस उनकी डेट दे रखी है, उससे रिलेटेड और भी बहुत से फैक्ट हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड बन सकते हैं। तो उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। और जो अभी आपका महिला आरक्षण का विधेयक लाया गया है और उससे संबंधित जो भी इश्यूज़ हैं, उन सब पे ये एकदम से एक वीडियो में करने वाले टॉपिक नहीं है। तो इनसे जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और इसके अलावा भी जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लायक बनने लायक होंगे उनको अलग से लाऊंगा। तो ये मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला करंट का न्यूज़ ये कब का रहा है, ये 4 तारीख के न्यूज़पेपर में था। डूरेंट कप 2023 डूरेंट कप मैक्स आप देखेंगे अधिकतर बार परीक्षा में पूछा गया है, स्टेट के वनडे के परीक्षा में या स्टेट पीसीएस की परीक्षा में। तो डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है, परीक्षा हाल में कन्फ्यूज़न हो जाता है। डूरेंट कप जो है फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इस बार का डूरेंट कप 2023 किसने जीता, तो मोहन बागान ने जीता है। और उप विजेता यानी कि किसको हरा के जीता, वो है ईस्ट बंगाल। और मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराया। ये स्कोर था कि 1 गोल किया था मोहन बागान ने और ईस्ट बंगाल ने उसके खिलाफ कोई गोल नहीं दागा। तो मोहन बागान का यह 17वां डूरेंट कप खिताब है। इससे पहले पिछला जो खिताब लिया था मोहन बागान ने वो सन 2000 में जीता था और इसी ईस्ट बंगाल को हरा के जीता था। तो इनके बीच में ये दोनों काफ़ी टॉप की टीमें हैं इंडिया की। ये क्लब होते हैं, क्लब के में सबसे नंबर 1 पे है मोहन बागान। तो ये 17वां डूरेंट कप खिताब है और इससे पहले 2000 में जीता था। तो इतने लंबे अवधि के अंतराल के बाद फिर से मोहन बागान ने इस कप को जीता है, डूरेंट कप 2023 को। अगला देखते हैं। अगला है हॉकी 5S एशिया कप। इसके बारे में पिछले भी करंट के वीडियोस में मैंने बात कर लिया था। जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो उनको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है पिछले सभी करंट वीडियोस का। तो आप वहां जाकर के उन सारे वीडियोस को देखें और निश्चित मानिए कि आपको परीक्षा में उससे ज़रूर से ज़रूर लाभ होगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरे ऊपर कृपा होगी आप लोगों के द्वारा। तो हॉकी 5S एशिया कप, इसका विजेता कौन रहा, तो विजेता रहा है भारत और उप विजेता, ये हॉकी का मैच है हॉकी 5S एशिया कप, उप विजेता रहा है पाकिस्तान, चिर प्रतिद्वंदी हमारा पाकिस्तान। और भारत ने पाकिस्तान को शूट आउट में 2-0 से हराया, यानी कि इनका डिफेंस काफ़ी मजबूत रहा। बाद में मैच का फैसला होता है कैसे, शूट आउट से। उसका बाद ये भी देख लीजिए कि आयोजन स्थल, अगर ये प्रश्न यही बन जाए कि हॉकी 5S एशिया कप का आयोजन स्थल कहाँ था, तो सलालाह ओमान में एक स्थान है, शहर है, वहाँ पर ये हॉकी 5S एशिया कप का आयोजन हुआ था। और ये चर्चा में इसलिए भी रह सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी हॉकी टीम एशिया कप जीतने के बाद इसको बधाई दी गई थी अपने एक्स हैंडल से, यानी कि ट्विटर हैंडल से, पुराने ट्विटर अब तो एक्स है। अगला देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, राजनीतिक विवाद। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा और ये बहुत बड़े विमर्श का प्रश्न रहा।
हालांकि मैंने इसको प्रारंभिक परीक्षा की श्रेणी में रख लिया है, क्योंकि इसी के अंदर कई फैक्ट मैं आपको बता दूंगा। तो G20 का आपको पता ही था, G20 के आयोजन में राष्ट्रपति के द्वारा रात्रि भोज डिनर का आयोजन किया गया, और जिनको भी निमंत्रण पत्र भेजा गया, उस निमंत्रण पत्र में हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, इंडिया नहीं लिखा गया। तो देखिए, एक तरीके से तो ये पॉलिटिकल मुद्दा हो ही जाता है। क्यों? इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन जब विपक्ष के गठबंधन ने इंडिया अपना नाम कर लिया शॉर्ट फॉर्म, तो अब भारत सरकार बच रही है, क्योंकि अब बैठे बिठाए उनका तो प्रमोशन नहीं किया जाएगा कि ये इंडिया है। तो ये अपनी निजता है। और भारत भी संविधान में, चूंकि भारत और इंडिया दो शब्दों का उल्लेख किया गया है, तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो जान लीजिए कि भारत और इंडिया, तो उसमें भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस शब्द का प्रयोग करती है। अभी इससे रिलेटेड एक PIL भी दाखिल हुआ है, और गवर्नमेंट को क्यों घेरा गया इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ मैं कर दूंगा आपको। लेकिन और अगला पॉइंट देख लेते हैं कि G20 का जो शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल का नाम है, उसको नाम दिया गया है भारत मंडपम। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बनाया गया। G20 के समाप्त होने के बाद बहुत से टूरिस्ट उसको जा रहे हैं दिल्ली में देखने के लिए, तो आप भी अगर जाना चाहें जाकर के देखिए, बहुत ही प्यारा बनाया गया है। तो उसका नाम क्या था? भारत मंडपम। और इस सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व, चीन के साथ हमारे जो चल रहा है ब्रिक्स के सम्मेलन के टाइम से ही एक डायलॉग चल रहा है एक दूसरे को लेकर के, कि उन्होंने हमें इनवाइट किया था, उन्होंने हमसे पहल करी थी। तो ये बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और एक तरीके से एक गुटबंदी सा माहौल दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। बहुत से रणनीतिकारों ने तो कह रखा है ये कि कोल्ड वॉर के टाइम का माहौल चल रहा है, क्योंकि चीन, अभी आप देखेंगे कि चीन उन सभी लोगों से सहयोग लेता फिर रहा है कि जो वाकई विश्व शांति के खिलाफ है। अभी अब तालिबान में जाकर के उसने अपने राजदूत की नियुक्ति कर दी है, जो पहला देश होने का खिताब ले लिया है। और एकदम अलग, कोरोना के बाद से चीन एकदम अलग थलग पड़ा है अपनी नीतियों की वजह से। तो इसलिए ये ऊट पटांग हरकतें करता फिर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आने से, ब्रिक्स 20 के सम्मेलन में आने से इनकार किया वहाँ के राष्ट्रपति ने। तो उनका प्रतिनिधित्व ली क्विंग ने। तो चीन के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ली क्विंग। अब आ जाते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत के राजनीतिक विवाद पे। तो ये जो घेरा गया सरकार को, तो इससे पहले जो तर्क दिया विपक्ष ने वो ये दिया कि जब 2015 में एक जनहित याचिका दायर हुई थी, तो 2015 में वर्तमान सरकार ही, उस समय भी 2015 में भी इन्हीं की सरकार थी, और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो PIL दाखिल हुआ था, जिसमें कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आधिकारिक और अनौपचारिक उद्देश्य के लिए गणतंत्र को भारत कहे जाने की मांग की गई थी उस PIL में। तो इसके जवाब में केंद्र सरकार ने, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश हुए, और उन्होंने कोर्ट से कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है और देश को इंडिया की बजाय भारत नहीं कहा जा सकता। एक किरकिरी तो ये हुई कि जब आप ही के कार्यकाल में आप ही की सरकार थी 2015 में, तो आप कोर्ट में एक बयान दर्ज करवाते हो कि इंडिया के अलावा भारत नहीं कहा जा सकता, इसकी कोई बाध्यता नहीं उत्पन्न की जा सकती। फिर 2016 में भी एक PIL दाखिल होता है, जिसमें महाराष्ट्र के निरंजन भटावल ने जनहित याचिका दायर की थी, और उन्होंने भी यही मुद्दा रखा कि भारत कहा जाए, न कि अब इंडिया कहा जाए। तो उस समय जो हमारे चीफ जस्टिस थे TS ठाकुर जी, और उस समय उनके साथ थे 2 सदस्यीय पीठ थी, तो TS ठाकुर और न्यायमूर्ति UU ललित की बेंच थी, और उस बेंच ने निर्णय दिया था निरंजन भटावल के उस PIL पे कि अगर आप भारत कहना चाहते हैं, ये कोडेड है कि अगर आप भारत कहना चाहते हैं तो कहिए, कोई इसे इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी व्याख्या करेगा वो संविधान के अंतर्गत करेगा, और संविधान में जब इन दोनों नामों का उल्लेख है तो आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप भारत कहें या इंडिया कहें। तो जो विपक्ष ने घेरा वो यही इस मुद्दे पे घेरा कि आज आप भारत कहते फिर रहे हैं, और जब मुद्दा आया था, PIL दाखिल हुआ था, तो आपकी तरफ से शामिल होने वाले वकील ने ये कहा था, एडवोकेट ने, जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने ये कहा था कि हम भारत नहीं कह सकते, हम इंडिया कहेंगे। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा दे दिया गया है। हालांकि हमारे लिए इन दोनों शब्दों का उल्लेख संविधान में हुआ है, और हम सुप्रीम कोर्ट की उस बात को, जो TS ठाकुर जी और न्यायमूर्ति UU ललित जी की पीठ ने जो निर्णय दिया था उस PIL को खारिज करते हुए जो बात कही थी, निर्णय ने बात अपने स्टेटमेंट दिया था
चूँकि ये रिकॉर्डेड होता है इनका, तो उसी के तहत ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने कहा कि अगर आप भारत कहना चाहते हैं आप भारत कहिए, और कोई इसे इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। तो ये हमारे लिए दोनों शब्द बराबर है। अब ये सरकार है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो इंडिया संबोधित करे या भारत संबोधित करे। हालांकि ये राजनीतिक विमर्श का मुद्दा है, और ये अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए समझ के लिए यहाँ पर इतना ही काफ़ी है कि क्या संबोधित किया गया। अगर ऐसे उटपटांग प्रश्न बन भी गए तो उसका आप याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। देखिए मैं ही गलत बोल दिया हूँ, तो हो सकता है कि परीक्षा में ये आ जाए इस तरीके से प्रश्न बन के। तो हो गया भारत मंडपम और ली क्विंग प्रधानमंत्री, और G20 पे अलग वीडियो लाऊंगा और उस पर पूरी डिटेल चर्चा होगी। तो अभी जो G20 के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके, क्योंकि इससे बहुत से प्रश्न बन सकते हैं तो इसलिए इसको एक अलग वीडियो में मैं आपके लिए रखूंगा। तो फिलहाल और देख लेते हैं कि G20 में RBI ने क्या किया। RBI ने अपना खूब बढ़िया प्रदर्शन किया है अपने प्रोडक्ट्स का। अब आप सोचेंगे कि RBI प्रोडक्ट भी बनाती है। जी हाँ, उसके अपने भी प्रोडक्ट हैं। जो भी आपके धन संबंधी मुद्दे हैं वो तो RBI की ही मान्यताओं के आधार पर चलते हैं। तो RBI द्वारा अपने 5 डिजिटल उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। वो डिजिटल उत्पाद हैं कौन कौन से, उनका नाम पहले सुन लीजिए। UPI वन वर्ल्ड, रुपे ऑन द गो, और फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म, और उसके बाद आ जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अब इसके एक करके एक एक जान लेते हैं। UPI वन वर्ल्ड, इसमें UPI वन वर्ल्ड का प्रदर्शन करके भारत के RBI ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारा प्रदर्शन ये है कि आप कहीं से भी आए हैं, विश्व के किसी भी कोने से आए हैं, आप UPI के इस्तेमाल करिए और UPI के भुगतान की सुविधा आपको भारत में मिलेगी। यानी कि एक UPI से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया, वहाँ के पेमेंट सिस्टम को। तो ये इसका प्रदर्शन किया। दूसरा क्या था, रुपे ऑन द गो। रुपे मास्टर और 2 कार्ड अभी तक हम यूज़ करते रहे, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड, लेकिन रुपे कार्ड का भी प्रचलन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू कराया गया था और उसका अब चरम पे चल रहा है अपने विकास के। और इस कार्ड को जो है मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड से कम चार्ज करता है। उनके अपने भी चार्ज होते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन गेटवे ट्रांजैक्शन में रुपे कार्ड और मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड इनके चार्जेस वो लेते हैं। लेकिन उसके अलावा जब रुपए का इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों के कंपेरेटिवली उसका दर सस्ता है, उसके चार्जेस सस्ते हैं। और साथ ही साथ इसकी और सुविधा भी देख लीजिए कि इस कार्ड को रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे डिजिटल रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। और अभी दिल्ली की वर्तमान स्थिति में आपको बता दूं कि इस रुपे कार्ड को दिल्ली मेट्रो में आप स्कैन करके यात्रा कर सकते हैं। आपको दिल्ली मेट्रो कार्ड की लेने की आवश्यकता नहीं है या टोकन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इस लेवल पे रुपे कार्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अब भी आपके पास समय है, रुपे कार्ड का के लिए अप्लाई कर लीजिए। अगला है फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म। ये क्या है? इस प्लेटफॉर्म से चंद मिनट में लोन की राशि क्रेडिट हो जाती है। आपको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने, आपको पेपर वर्क्स के लिए इतना भाग दौड़ नहीं करनी है। चंद मिनटों में लोन राशि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। अभी तक क्या होता था कि पहले आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट फाइल करिए, अप्लाई करिए, उसके बाद वो अप्रूवल देते थे। उसके बाद जो है आपके जो भी प्रोजेक्ट आप लगाना चाह रहे हैं, चाहे आपके निवास स्थान पे, चाहे जिस भी एरिया में, वहाँ पर एक सर्वेयर जाता था, उसको देखता था, फिर उसके बाद वो आकर के अपना रिपोर्ट लगाता था। उसके बाद आपका लोन पास होता था। पास होने के बाद अप्रूवल मिलता था, अप्रूवल मिलकर फिर आपके अकाउंट में आता था। सारे झंझट खत्म। चंद मिनट में ही आपके सारे डॉक्यूमेंट ऑन पेपर देखे जाएंगे और उसके बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अभी तक ये सुविधा किसान और डेयरी उद्योग में ही लागू थी, लेकिन अब इसे G20 सम्मेलन में इसका प्रदर्शन भी किया जा रहा है कि अब इसे पर्सनल लोन और MSME क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा। तो MSME क्षेत्र में काम करने वाले और पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले, अब दिवाली का टाइम आ गया, कान खड़े कर लीजिए और आप जो है फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म से आप लोन बड़े आसानी से पा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। चौथा इनका क्या था? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसके लिए बहुत दिनों से RBI चर्चा कर रही थी और उसने अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया था और उसका प्रदर्शन अभी RBI द्वारा किया जा रहा है G20 में। ठीक है,
तो ये हो गया पांचवा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में आप जान ही रहे हैं कि जो बिल पेमेंट हो रहा है, तो इसमें ये एक भुगतान प्रणाली है। और बिल पेमेंट के जो नाम दिया गया वो इसलिए दिया गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से आप अपने सारे बिल्स, जैसे आपके पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, और उसके साथ साथ सारे फीस के भुगतान, जैसे बच्चों के स्कूल के फीस जो भी है, वो सब एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल करा दिया जा रहा है इसी प्लेटफॉर्म पे। तो ये पांचों का प्रदर्शन आरबीआई ने G20 समिट में बढ़िया से किया है, तारीफ के काबिल। अगला देख लेते हैं, 5 सितंबर 2023 को वनडे क्रिकेट विश्व कप के 15 सदस्यों की टीम का गठन किया गया है। और इस बार इस टीम के कप्तान कौन होंगे? वनडे विश्व कप क्रिकेट टीम के जो अगले वर्ष होने वाला है, अगले वर्ष का, हाँ, तो इसके कप्तान कौन होंगे? इसके कप्तान होंगे रोहित शर्मा, और उप कप्तान है हार्दिक पांड्या। और अन्य खिलाड़ियों में देख लेते हैं। मेन तो कप्तान और उप कप्तान ही पूछा जा सकता है कि इस बार किसको वर्ल्ड कप का भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। तो रोहित शर्मा को बनाया गया है, और उप कप्तान अगर पूछ ले तो हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। क्योंकि जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, जो इस पर बड़ी पैनी निगाह नहीं रखते हैं, उनकी नज़र में तो आज भी कैप्टन विराट कोहली है, चाहे वो अपने परफॉर्मेंस पे हो, चाहे जिस आधार पे हो। लेकिन ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। और अन्य खिलाड़ियों के भी नाम देख लीजिए कि हो सकता है कि निम्न में से कौन भारत की 15 विश्व कप की चयनित, विश्व कप क्रिकेट के लिए चयनित 15 खिलाड़ियों में निम्न में से कौन सदस्य नहीं है। अगर थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर दिया एग्जामिनर ने, तो निश्चित आपको ये प्रश्न मिल सकता है। तो इन 15 सदस्यों में 2 आप जान गए, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, 2 निकल गए। अब 13 बचते हैं। कौन कौन है? केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। ये आपकी 15 सदस्यों की टीम होगी विश्व कप के लिए। आगे देखते हैं, आपके मोबाइल एवं लैपटॉप की उम्र सीमा तय हो गई है, इनकी भी अब एक उम्र होगी। और क्या है मुद्दा, ये देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई वेस्ट जिसको कहते हैं, से निपटने के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की औसत आयु निर्धारित कर दी गई है। किसने किया है? तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 134 इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों की औसत आयु निश्चित की है, जिसमें से कुछ प्रमुख उत्पादों का आप देख लीजिए जो आपके डायरेक्ट निजी जीवन पे जिनका असर है, जो इनका प्रभाव है। तो स्मार्टफोन और लैपटॉप की एज कितनी है, ये निर्धारित कर दिया है 5 वर्ष। यानी आपके पास जो स्मार्टफोन या लैपटॉप है, 5 वर्ष के बाद वो एक ई कचरा या ई वेस्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो जाएंगे वो। और फ्रिज की जो आपके घरों में रखा है, आप चाहे जितनी महंगी लेके आओ, 10 वर्ष उसके बाद वो ई वेस्ट हो जाएगा। अगला क्या है? वॉशिंग मशीन 9 वर्ष, पंखा जो आपके घरों पे चल रहा है वो 10 वर्ष, और टैबलेट और आईपॉड ये 5 वर्ष, और स्कैनर 5 वर्ष, इलेक्ट्रिकल ट्रेन प्लस रेसिंग कार जो खिलौने बच्चों को आजकल दिए जा रहे हैं 2 वर्ष। तो ये लग्जरी आखिर किस काम की, कि लग्जरी नहीं खरीद रहे हैं, लग्जरी में नहीं जी रहे हैं, बल्कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक कचरे में जी रहे हैं। अपने बच्चों को अगर खिलौने भी गिफ्ट कर रहे हैं तो उनको इस तरीके से सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए, और हम उनको रेडिएशन से घेर रहे हैं। और उसके बाद हम जब पर्यावरण की बात आती है तो बड़े शांत मन से बातें करते हैं कि पर्यावरण के साथ बड़ा गलत हो रहा है। और आप अपने घर के रेडिएशंस को चेक करने चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि लग्जरी के नाम पे आप खुद भी और अपने बच्चों को भी कितने रेडिएशन से घेर के बैठे हुए हैं। तो ये इनकी इसीलिए उम्र निर्धारित कर दी गई है कि इसके बाद अगर ये आपके पास है तो ये एक ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। इससे संबंधित कुछ और भी तथ्य हैं कि ई वेस्ट से निपटने के लिए 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हुए थे कुछ नियम, जिसमें से मुख्य बात मैंने यहाँ पर रख दी है कि इन नियम के तहत ई कचरा पैदा करने वाले ब्रांड उत्पादकों पर ही इसे नष्ट करने के नहीं, अगर स्टेटमेंट आ जाए कि जो ब्रांड उत्पादन कर रहे हैं इस तरीके इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का, तो वही इसको नष्ट करेंगे, जी नहीं, वो इसको नष्ट कराने के लिए जिम्मेदारी उनकी कंपनी के ऊपर होगी। अब नष्ट कराएंगे कैसे? तो नष्ट कराने के लिए उनको किसी ऑथराइज अधिकृत रिसाइकलर से रिसाइकलिंग का सर्टिफिकेट लेना होगा। जब वो एनओसी दे देगा
रिसाइकलिंग जो रिसाइकलिंग करने वाला संस्था होगी, जो रिसाइकिल करने वाली, वो उस कंपनी को, जैसे मान लेते हैं कि XYZ कोई मोबाइल की कंपनी है, उसने 100 मोबाइल निकाल दिए और उस मोबाइल को जो है टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो अब उसके बाद वो ई कचरा है, अब उसको अगला प्रोडक्ट निकालना है, अगली खेप निकालनी है अपने प्रोडक्ट की, तो उसको तभी परमिशन दी जाएगी मंत्रालय के माध्यम से कि जब वो किसी अन्य क ख ग नाम की एक संस्था है जो रिसाइकल करती है, उससे वो NOC ले लेगा XYZ। तो फिर जब वो NOC ले लेगा तब जाकर के उसको अपने नए खेप, नए प्रोडक्ट को मार्केट में निकालने की परमिशन मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से एक बढ़िया स्टार्टअप भी है। यहीं से सूचना दे देता हूँ कि अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक रिसाइकल करने वाली एक फर्म आप डाल लीजिए और उसको ऑथराइज करवा लीजिए, तो ये भी एक तरीके का स्टार्टअप हो सकता है। ये मेरे दिमाग की उपज है और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, तभी तो ये चल रहा है। और देश में एक फैक्ट और है कि देश में हर साल 11 लाख टन ई वेस्ट पैदा हो रहा है। और उसके बाद हम बात करेंगे सेव अर्थ की, और उस दिन टी शर्ट पहन के निकल जाएंगे सेव अर्थ। लेकिन हम अपने आसपास ही कितने रेडिएशंस को जनरेट कर रहे हैं, कितने ही कचरे के बीच में रहने के आदी हो गए हैं लग्जरी के नाम पे, उस पर गौर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। गोयल शांति पुरस्कार 2023, इस वर्ष यह पुरस्कार किसको मिला? यह मिला है इसरो के अध्यक्ष M सोमनाथ जी को। और यह पुरस्कार देता कौन है? तो यह पुरस्कार दिया जाता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा। इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए, पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो 2 बातें याद रखिएगा। गोयल शांति पुरस्कार एकदम अलग सा दिखेगा आपको, आप पूरे मैगजीन्स में खोजते रहो, हो सकता ना मिले, हो सकता है कोई मैगजीन वाला डाल दे आपके आने वाले मैगजीन में। लेकिन याद रखिएगा, गोयल शांति पुरस्कार M सोमनाथ और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 2 लाख रुपए, पदक, प्रशस्ति पत्र। अगला देखते हैं। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में हो रहा है। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग भी है, शिव जी का एक। और शंकराचार्य जी ने ओंकारेश्वर में ही दीक्षा लेने के बाद संपूर्ण विश्व को अद्वैत का संदेश दिया था। इसीलिए उनके इस ज्ञान प्राप्ति स्थल पे उनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। अनावरण तो बाद में होगा। अगला देख लेते हैं। डार्क पैटर्न क्या है? ये डार्क पैटर्न वो है कि जब आप ऑनलाइन ग्राहकों से छल करने या पसंद को प्रभावित करने वाली तरकीब को डार्क पैटर्न कहा जाता है। ये क्या है भला? नहीं समझ में आ रहा है? बताता हूँ। आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाया, जैसे बहुत से केसेस आपने सुने होंगे, आपको न्यूज़पेपर में मिल भी जाते हैं कि किसी ने मोबाइल मंगाया और उसको ला करके शीशे का टुकड़ा पैकेट में डिलीवर करके चला गया डिलीवरी बॉय, और उसके बाद वो कंप्लेंट करते घूम रहे हैं कि भाई साहब हमने तो मोबाइल मंगाया था, शीशे का टुकड़ा कहाँ से आ गया। उसी तरीके से जैसे आपने पसंद किया कि कोई एक अन्य कंपनी का उत्पाद पसंद किया, एक मतलब कोई भी बड़ी नामी ब्रांडेड कंपनी का, आपने पेमेंट भी उस ब्रांडेड कंपनी के नाम पे, कपड़े कहीं ले लेते हैं, कपड़े के जीन्स लिया आपने और उस ब्रांडेड कंपनी के कपड़े पे आपने काफ़ी महंगा दाम पे किया, और जब आपके घर पे डिलीवर होता है वो प्रोडक्ट तो पता चलता है कि वो कोई भी अगड़म बगड़म सा प्रोडक्ट है। तो इस तरीके के केसेस खूब आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद कस्टमर बार बार कंपनी से संपर्क करता है कि भाई हमारे साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, लेकिन फिर सुनवाई नहीं होती है और धीरे धीरे फिर ये केसेस किस में डाल दिए जाते हैं? तो इन केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो इस पूरे तरीके की जालसाजी जो हो रही है, इसी को कहा गया सरकार की तरफ से और इस सिस्टम की तरफ से डार्क पैटर्न। तो ये है डार्क पैटर्न। ये ऑनलाइन मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर प्रश्न ऐसे बन जाए साइंस टेक का कि डार्क पैटर्न जो टर्मिनोलॉजी है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग के, तो आप सीधा टिक कर दीजिएगा। ऑनलाइन मार्केटिंग में डार्क पैटर्न शब्द का इस्तेमाल होता है। सरकार ने इसको रोकने के लिए मसौदा तैयार कर लिया है। अब डंडा गिरेगा इन कंपनियों के ऊपर, ऑनलाइन मार्केटिंग वालों पे, और इनको तैयार कर लिया है। और आम लोगों से 30 दिन के भीतर और भी सुझाव मांगे हैं कि और आगे क्या करना चाहिए। उसके बाद इसके लिए एक नियमावली बनाई जाएगी। जब बनाई जाएगी तो आपको डिटेल पूरी बता दी जाएगी। अगला देखते हैं क्या है। पश्चिम बंगाल का बंगाल दिवस एवं राज्य गीत। पश्चिम बंगाल का मुद्दा थमता ही नहीं है, एक शांत होता है दूसरा आ जाता है। बवाल क्या है? तो पश्चिम बंगाल का बंगाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो बंगाल विधानसभा ने 7 सितंबर
को नियम 169 जो विधानसभा संचालन की नियमावली है 169 के तहत, जिसमें वोटिंग का कोई नहीं है मुद्दा, तो उसकी के तहत बहुमत से निर्णय पारित कर दिया। क्या पारित किया कि पोइल वैशाख यानी कि बांग्ला नववर्ष होता है ये पोइल वैशाख, बांग्ला नववर्ष जो 14 या 15 अप्रैल को बंगाली कैलेंडर के प्रथम दिन मनाया जाता है, और लोहड़ी भी इसी दिन होती है 14 अप्रैल, इसको मनाया जाता है। और इसी दिन को मनाया जाएगा क्या, बंगाल दिवस। और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा था, बांग्लार माटी बांग्लार जोल। तो बांग्लार माटी का मतलब बंगाल की मिट्टी है, बांग्लार जोल का मतलब हो गया बंगाल का जल। तो यह गीत अब राज्य गीत होगा। तो इसलिए, और चूंकि जो विपक्ष है वो ये हंगामा क्यों काट रहा है कि जब 20 तारीख को इसके बारे में मैं इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लंबा खिंच जाएगा नहीं तो। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी की फ्रैंकफर्ट में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन शुरू की गई है। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि पहली बार तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली, तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन शुरू हो गई है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बढ़िया प्रयास रहा जर्मनी का, जो कमिटमेंट किया पूरा किया। जर्मनी ने वर्ष 2018 में क्षेत्रीय लाइनों पर हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों के पहला परीक्षण किया था, और अब जो है 2023 में चला भी दिया। और जर्मन सरकार ने 27 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। प्रश्न यह जाए कि सितंबर माह में किस देश में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया गया, तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। आगे देखते हैं, यूएस ओपन खेल का सेक्शन है, खेल में आ भी सकता है कि नोवाक जोकोविच स्पेन, पिछले यूएस ओपन में इनको खेलने नहीं दिया गया था कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली थी। तो इस बार इन्होंने अपने करियर का 24वां ग्रैंड स्लैम जीता है, रूस के दानिल मेदवेदेव को हराकर। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, जिसने भी देखा हो, नहीं देखा रिकॉर्डेड जाके देखिएगा। पुरुष श्रेणी में नोवाक जोकोविच स्पेन के निवासी हैं और 24वां ग्रैंड स्लैम जीता है रूस के दानिल मेदवेदेव को हरा के। कोको गफ अमेरिका की पहली खिलाड़ी श्वेत महिला हैं जिन्होंने सिंगल्स में पहला ग्रैंड स्लैम जीता। सिंगल्स यानी कि महिला वर्ग में जो टेनिस का यूएस ओपन था उसमें कोको गफ ने जीता, अमेरिका की हैं। विलियम्स बहनों के बाद अब लग रहा है इनका एक ग्राफ उठेगा बड़ा लंबा। और महिला युगल की अगर बात करें डबल्स की, वुमेंस डबल में, तो न्यूजीलैंड की रॉटलिफे और कनाडा की डाबरोवस्की ने महिला युगल का ग्रैंड स्लैम जीता। तो ये आप सीधा सीधा याद रखिए। और इसमें रूस के दानिल मेदवेदेव को हरा कर जीता है, क्योंकि बहुत बढ़िया खेला इन्होंने। तो हो सकता है कि उप विजेता का भी नाम पूछ ले पुरुष श्रेणी में। और चूंकि कोको गफ पहली महिला खिलाड़ी है, अमेरिका की पहली बार महिला सिंगल्स में ग्रैंड स्लैम जीता, इन्होंने पहला इनका ग्रैंड स्लैम है, तो इसलिए हो सकता है कोको गफ को भी पूछ ले। अगला देखते हैं, आयुष्मान भव पोर्टल क्या है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 सितंबर 2023 को गांधीनगर स्थित राजभवन से वर्चुअल तरीके से इसकी लॉन्चिंग करी है। आयुष्मान भव के 3 अवयव होंगे, इनके जरिए स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। क्या है, पहला, इसमें आपके द्वार 3 के जरिए आयुष्मान कार्ड और आभा पहचान पत्र दिए जाएंगे। लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं में बीमारियों जैसे टीबी आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी इस पोर्टल पे, इस कार्ड के द्वारा। दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे कि निचले स्तर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए आयुष्मान मेले के तहत स्वास्थ्य क्लिनिकों की स्थापना और हर गांव और पंचायत में आयुष्मान सभाएं आयोजित की जाएंगी। और पोर्टल पे इसके बारे में भी डिटेल रहेगा आपको। तीसरा क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हो रहे सेवा पखवाड़े में, सेवा पखवाड़ा कब से शुरू हो रहा है तो ये प्रश्न बन सकता है। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस से लगाए महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक। तो इस पखवाड़े में यह देशव्यापी स्वास्थ्य अभियान जोर शोर से जारी रहेगा। और सेवा पखवाड़े का समापन कब हो रहा है, 2 अक्टूबर को। तो सेवा पखवाड़ा ये भी याद रखिएगा, टाइम 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक। तालिबान में राजदूत नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, चीन है। अब स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, बौखलाया है, कुछ भी कर रहा है। तो चीन राजदूत का नाम झाओ जिंग है। और तालिबान सरकार में कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद
हैं, ये फैक्ट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत थू-थू हो रही है चाइना की, और बहुत से इनके जो अलायंस बनाया था इन्होंने कि एक रोड लेके जाएंगे जो रेशम मार्ग को फिर से पुनर्जीवित करेंगे, अब उससे लोग भगने लगे हैं कि नहीं, हमें नहीं रहना है इस प्रोजेक्ट में जो उस समय उन्होंने। और ये वाकई भारत की कूटनीतिक रणनीतिक सफलता है कि इस तरीके से चाइना को अब धीरे धीरे अलग थलग करता जा रहा है। तो इसलिए अब एकदम से ये अलग थलग पड़ा हुआ है। और अभी आसियान में इसी G20 से जस्ट पहले आसियान के लिए भी गए थे, वहाँ पे भी अब भारत ने भी अपने हितों को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ दिया है। तो यानी कि हम अब अकेले नहीं है कि हमारे अरुणाचल पे दावा ठोकने वाला चाइना है और जो है कश्मीर के क्षेत्रों पर दावा ठोकने वाला है, तो हम अकेले अकेले लड़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पर कि दक्षिण चीन सागर में भारत के भी हित हैं, एक बहुत बड़ा पहल है। ये सिर्फ एक बात नहीं है, क्योंकि अब इससे क्या हो गया कि एक गुटबंदी हो गई कि भैया जिसके जिसके क्षेत्रों पे, वियतनाम, फिलीपींस और जापान, जिसको जिसको परेशान कर रखा है, तो यहाँ एशिया में अलायंस बनी गया है। क्वाड इसके अगेंस्ट है ही है कोरोना के टाइम से। G20 में थू थू हो ही गई। और जो इसका रोड प्रोजेक्ट था, जो रेशम मार्ग का फिर से पुनरुद्धार करने का इसका सपना था, उसी के तहत ये लोगों के घरों में घुसने की इसकी जो प्लानिंग थी, उसको भी भारत ने पूरी तरह से ओपन कर दिया कि देखो ये इसकी डिप्लोमेसी है। तो अब जो है ये अलग थलग सा पड़ गया है, होना भी यही चाहिए। अगला देख लेते हैं, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू हो गए। कब से? 1 अक्टूबर 2023 से लागू होंगे। और संसद ने पिछले मानसून सत्र में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया था। और आपको मैंने उस समय ये वीडियो में बताया था, करंट के वीडियो में, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। जो पहली बार आए हैं वो जाएं, उस सारे वीडियोस को देखें करंट के। और आपके लिए और भी करंट की कोई और सेगमेंट कंप्लीट हो ना हो, लेकिन करंट के सेगमेंट को जरूर कंप्लीट कराया जाएगा पढ़ो सेंटर पे। तो 2023 पारित किया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 अगस्त को इस पर मुहर लगा दी थी। आप देख लीजिएगा 11 अगस्त के करंट में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसकी। वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त इस समय कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण जी वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं। इस अधिनियम के प्रावधान 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाने के बाद शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए आवेदन और विवाह के पंजीकरण जैसे कार्यों एवं सेवाओं के लिए अकाल नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, एकल दस्तावेज है, यानी सिर्फ एक आप जन्म प्रमाण पत्र लेके जाइए, आपके सारे काम हो जाएंगे और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। बीना पेट्रोकेमिकल परिसर का शिलान्यास 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना रिफाइनरी में 49,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि चुनावी माहौल है, हो सकता है कि ये प्रश्न में आ जाए। विकल्प में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा या किसी और मिनिस्टर का नाम दे दिया जाए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। बीना कहाँ है? जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो तो जान रहे हैं, जिनको नहीं पता है वो जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। अगला देखते हैं, एक नाम है राहुल नवीन। कौन है? भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी राहुल नवीन को ईडी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक कौन है इस समय? राहुल नवीन जी हैं। एशिया कप की बात करते हैं। एशिया कप 2023 फाइनल मैच कब हुआ? 17 सितंबर 2023 को खेला गया। विजेता कौन रहा? भारत का ये 8वीं बार एशिया कप भी जीता है भारत ने। और उप विजेता कौन रहा, यानी किसको हराकर भारत ने जीता है? तो श्रीलंका को हरा के जीता है। और ये मैच श्रीलंका में ही हुआ है एशिया कप। और श्रीलंका को 50 रनों पर आउट किया, वो ऑल आउट कर दिया था भारत के बॉलरों ने। और खुद जो है 6 ओवर और 1 बॉल यानी कि 6.1 ओवर में 51 रन का लक्ष्य प्राप्त करके मैच को जीत लिया। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ याद रखिएगा कि भारत 8 बार इसको जीता है एशिया कप को, जिसमें 1984 से 2023 तक के फाइनल मैच में सिर्फ इसने 2 कंट्रीज को हराया है। 6 बार श्रीलंका को हराया है और 2 बार बांग्लादेश को हरा करके एशिया कप जीता है। तो इस तरह से 8 इसके आ जाते हैं, 8 एशिया कप। अगला देखते हैं, संसद का विशेष सत्र। इस पर भी एक डिटेल वीडियो आनी चाहिए, आएगी, आप निश्चिंत रहें। जो महत्वपूर्ण फैक्ट प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित लग सकते हैं वो यहाँ पर रख दिया है। और थोड़ा सा एक आपको विश्वास भी देने के लिए कि आपको करंट के वीडियोस मिलते रहेंगे, आप निश्चिंत रहें। करंट आपको यहीं से पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। 99% का मामला है भाई, तो मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे।
तो संसद का विशेष सत्र कब से संचालित हो रहा है? तो 18 से 22 सितंबर तक होगा। 18 सितंबर को पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आखिरी बार दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया और 19 सितंबर 2023 को पुनः संयुक्त बैठक संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी आगे आगे चल रहे थे और पीछे पूरा एक ऐतिहासिक मार्च हो रहा था सांसदों का। अगर आपने देखा तो बढ़िया, नहीं देखा तो देखिएगा कि किस तरीके से हमने आज़ादी के समय के एक संसद भवन को छोड़ के एक नए संसद भवन में प्रवेश किया और बड़ा ही मतलब अच्छा दृश्य था, वो मार्मिक दृश्य था। तो कहाँ से कहाँ हम चले 47 से 2023 में, तो वो बड़ा अच्छा लगा। तो 19 सितंबर को पैदल मार्च करते हुए सभी सांसद नए संसद भवन में प्रवेश किए और नई संसद भवन पूरी तरह से डिजिटल है, जिसमें हर सीट पर एक टैबलेट लगा है और जिससे पेपरलेस सदन बनाने का जो ये लक्ष्य है उसके तहत एक बड़ा कदम है। ये बात अलग है कि अभी सारे मेंबर्स जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो पूरी तरह से टैब्स के साथ जो है सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, लेकिन ठीक है, टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे समझते समझते इसको हर कोई समझ जाएगा और उसमें यूज हो जाएगा। अगला देखते हैं नारी शक्ति वंदन बिल। ये ऐतिहासिक बिल इसलिए है क्योंकि ये नई संसद में पेश किया गया पहला बिल है और इस पे बहुत से और भी टॉपिक्स बन सकते हैं जो कि आपके लिए लाऊंगा ही, मैं उसको तैयार कर रहा हूँ। तो 19 सितंबर 2023 को नई संसद भवन की लोकसभा में पहले विधिक कार्रवाई के तहत राज्य विधानसभाओं एवं दिल्ली विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया। इनका नाम क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि हो सकता है, बिल्कुल होगा भी, कि नई संसद में पहला विधेयक किस मंत्री के द्वारा पेश किया गया। उसका संविधान संशोधन विधेयक ये कौन सा था? 128वां, जिसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की जाएगी। लेकिन आपकी स्मृति धीरे धीरे जब कम होगी तो हो सकता है कि अब ये तो इतिहास बन गया ना, इतिहास बनने जैसे अब पूछ लेते हैं कि पहले लोकसभा के कौन से अध्यक्ष थे, तो उसी तरीके से अभी इतिहास बन गया कि जो नई संसद रही उस नई संसद में पहला बिल किसने पेश किया, तो वो हो गया कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा पेश किया गया। और वो कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था जिसको पेश किया गया? तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है जो पेश किया गया। और उस विधेयक का नाम क्या था? तो नारी शक्ति वंदन बिल। और विधेयक किससे संबंधित था? तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के 33% सीटों के आरक्षण से संबंधित था। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा और विधान परिषद इस विधेयक में उल्लेखित नहीं है, वहां पर सीटों के आरक्षण की बात नहीं की जा रही है। अभी तक किसी ने आपको इस वीडियो, कोई भी इस टॉपिक पे बना रहा होगा तो शायद बताया हो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा। तो राज्यसभा और विधान परिषद को छोड़ दीजिएगा, लोकसभा जो चुन के आने वाले प्रतिनिधियों की सभा है, प्रतिनिधि सभा है, उसमें जो है ये व्यवस्था की जा रही है 33% आरक्षण की। और अभी यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि 3 तरीके के सांसद हैं। पहला एक सामान्य जनरल, जिसमें ओबीसी भी ओबीसी भी आते हैं उसी सामान्य सांसद की श्रेणी में, भले वो ओबीसी कैटेगरी के हों लेकिन वो सामान्य सांसदों के निर्वाचन में ही आते हैं। और दूसरा एससी और तीसरा एसटी कैटेगरी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो जो अभी ये ऐसा नहीं कि पहली बार ही महिला आरक्षण का बिल पेश हुआ, जब भी ये पेश हुआ है तो इसमें कई पेंच लगे। और उसके बाद जो 2008 में एक हुआ था उसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि बिल को फाड़ के फेंक दिया गया। तो वहाँ पर मुद्दा ये हो जाता है कि आप हमें, जो कुछ उत्तर भारत की पार्टियाँ हैं उनकी डिमांड ये रहती है कि ओबीसी को भी उसमें ऐड किया जाए। 33% जो आप दे रहे हो तो वहाँ पर तो आप जनरल में ही हम चुन के आ रहे हैं और उसी में 33% दे रहे हो, तो वो ओबीसी के लिए अलग से मांग की जाती है जो उत्तर भारत की राजनीतिक पार्टियां उनके द्वारा। ऐसा नहीं महिला आरक्षण विरोधी है, क्योंकि ये बढ़िया मौका है, जो ही आगे बढ़ जाएगा नेता बन के सही समझ लेने का जोर शोर से चला है मुद्दा। तो फिलहाल बात करेंगे इस पूरे टॉपिक पे, अकेले में बात करेंगे, मतलब अकेले इसका वीडियो रहेगा। तो यह आरक्षण व्यवस्था फिलहाल 15 वर्ष के लिए की जाएगी और लोकसभा में 8 घंटे की चर्चा के बाद 454 वोट के माध्यम से यह बिल 20 सितंबर 2023 को पास हो गया।
तो ये था आपका आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अपने कोई भी सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करिए। व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, ज्वाइन करिए। आप मुझे मेल करिए, अपने सुझाव दीजिए, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिए ही भाई। तो कैसा लगा का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।